दोस्तों, क्या आपने भी अपना खुद का वेजिटेबल गार्डन सेटअप किया हुआ है और पूरे साल 365 दिन कुछ इस तरह का बम्पर उत्पादन आप ले पा रहे हैं? अगर नहीं ले पा रहे तो निसंदेह आज का मेरा ये वीडियो आप सबके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने अभी ये जो आप सब्जियां लगी देख रहे हैं, ये मेरी टेरिस पर लगी हुई है। इस गार्डन को मैंने अपने छत पे सेटअप किया हुआ है और यह गार्डन मुझे पूरे साल 365 दिन एक लगातार बम्पर उत्पादन कंटिन्यू रूप से दे रहा है। चाहे सब्जी कोई सी भी हो, चाहे बेल वर्गीय हो, चाहे नॉन बेल वर्गीय हो, सभी तरह की सब्जियों का उत्पादन मुझे एक बहुत ही अच्छे रूप के अंदर दोस्तों मिले जा रहा है। अब मार्केट से जो हम सब्जियां खरीद कर लेकर आते हैं, उनमें हमें नहीं पता रहता है कि उसमें कितनी मात्रा में रसायनों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे डीएपी है, यूरिया है, पोटास है, बोरान है, मैग्नीशियम है, और भी काफ़ी तरह की जो दवाइयाँ होती है जिनको स्प्रे के माध्यम से प्लांट पर डाला जाता है उनकी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए और एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए। लेकिन इसके उलट आप देख सकते हैं, जब हम ऑर्गेनिक रूप से अपने खुद का गार्डन सेटअप करते हैं और सेटअप करने के साथ साथ जब सब्जियां उगाना शुरू करते हैं, तो हमें एक बहुत ही हेल्दी सब्जियां मिलती है जो कि हमारे स्वास्थ्य को बहुत बेटर बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है, बजाय मार्केट की जो रासायनिक सब्जियां होती है उनके इस्तेमाल से। आप जिन्होंने भी अपने यहाँ पर गार्डन सेटअप कर रखा है और वो इस तरह का उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं, या जो न्यू बिगनर है या जो नया अपना गार्डन सेटअप करने की सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो अगस्त का महीना होता है ना, यह सब्जियों के उत्पादन के लिए, सब्जियों की ग्रोइंग को शुरुआत करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस महीने के अंदर क्या मानसून लगातार आया रहता है, बारिश होती रहती है और जो भी हम सीड्स लगाते हैं बहुत अच्छे ग्रो करते हैं, बहुत अच्छा उत्पादन देने की अपनी क्षमता भी दिखाते हैं। तो उन सब के लिए मेरा आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ चुनिंदा बातें जिनको अगर आप फॉलो करते हैं या जिनको आप थोड़ा बहुत देखकर इस्तेमाल भी लेकर आते हैं अपने गार्डन के लिए, तो निसंदेह जिस तरह मैं अपने यहाँ गार्डन पर इतना अच्छा उत्पादन ले पा रहा हूँ, उतना ही अच्छा उत्पादन दोस्तों आप भी ले सकते हैं। तो जुड़े रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, कमेंट करते हो। जो मेरे नए व्यूवर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो, तो सब्सक्राइब कर ही ले, क्योंकि आप देख रहे हैं गार्डनिंग का एक विश्वसनीय चैनल ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। जानकारी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। पौधे की इतनी अच्छी ग्रोथ और बढ़िया उत्पादन के लिए हमें ग्रो बैग के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन से ग्रो बैग के साइज में हमें कौन सी सब्जियां उगाई जानी चाहिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ग्रो बैग जो होते हैं 6x6 से शुरू हो जाते हैं, इनसे और आगे चलकर 24x24 या उससे भी बड़े ग्रो बैग मिलते हैं। तो जो हमें ये नहीं करना होता है कि जो 6x6 के अंदर जो सब्जी उगानी चाहिए उसको हम 24x24 में उगा दें, जो 24x24 के अंदर सब्जी उगानी चाहिए तो इसको हम 6x6 में उगा दें अनजाने में। इससे ये होगा कि हमें एक बेस्ट उत्पादन बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। तो शुरुआत 6x6 इंच के ग्रो बैग से करते हैं। 6x6 इंच के ग्रो बैग में हम पत्ता वर्गीय और गांठ वर्गीय जो सब्जी होती है उनको हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। पत्ता वर्गीय में जैसे धनिया है, पालक है, मेथी है और काफ़ी तरह के जो साग आते हैं, लाल साग हो गया, हरा साग हो गया, चौलाई होगी, इस तरह की सब्जियों को हम आराम से ग्रो कर सकते हैं। अलावा इसके जो गांठ वर्गीय सब्जी होती है, जैसे प्याज है, लहसुन है, गांठ गोभी है, चुकंदर है, इस तरह की जिनकी गांठ बनती है मिट्टी के अंदर, रूट ज़्यादा नहीं फैलती, उन सब्जियों को हम आराम से दोस्तों इसमें ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने धनिया भी उगाया हुआ है, इसके साथ पालक भी, और ये जो मेथी आपको दिखाई दे रही है, यह मेथी भी मैंने 6x6 इंच के ग्रो बैग के अंदर ग्रो की हुई है और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे गहरे रूप में पूरी डार्क ग्रीनरी के साथ अपने आप को आगे बढ़ा रही है। इसी में नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों 12x12 के ग्रो बैग, जिनके अंदर हम आसानी से जैसे बैंगन है, मिर्च है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, इस तरह की सब्जियां जो होती है इनको हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। 12x12 का जो ग्रो बैग होता है बहुत सफिशिएंट ग्रो बैग होता है इन सब्जियों को अच्छा उत्पादन देने के लिए और साथ में इनकी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने के लिए। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं मिर्च के पौधे हैं, जो 12x12 के जो ग्रो बैग है उसके अंदर लगे हुए हैं, और जब पौधा आगे बढ़ता है तो कुछ इस तरह से आपको पूरी डार्क ग्रीनरी के साथ गहरा बूसी पौधा आपको दिखाई देगा। ये 12x12 का जो ग्रो बैग है उसमें लगा हुआ है और आप देख सकते हैं खूब अच्छी ये मुझे उत्पादन भी देते हैं और लगातार इनमें खूब अच्छे रूप में फूल भी कंटिन्यू रूप से आते रहते हैं और फूल फल में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो जो इस तरह की सब्जी होती है इनको हम 12x12 के ग्रो बैग के अंदर जब सेटल करते हैं, लगाते हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देती है, साथ में अपनी जो ग्रोथ होती है उसको भी खूब अच्छा आगे बढ़ाती है। इससे आगे दोस्तों शुरू होते हैं 15x15 के ग्रो बैग, जिनके अंदर हमें उगाना चाहिए 15x15, 18x18, 24x24, इस तरह के ग्रो बैग में हमें उगाना चाहिए। जो बेल वर्गीय सब्जी होती है वो सभी बेल वर्गीय सब्जियां, जैसे कद्दू, करेला, लौकी, गिलकी, खीरा, इस तरह की जो बेल वर्गीय सब्जी होती है जो आगे बढ़ती है, खूब लंबे रूप में अख्तियार होती है, अपने आकार को बढ़ाती है और बहुत अच्छा उत्पादन देती है। तो इस तरह की सब्जियों को हमें करना क्या चाहिए होता है, जो इस तरह के बड़े ग्रो बैग होते हैं उनके अंदर लगाना चाहिए होता है। साथ ही अगर इस तरह के ग्रो बैग नहीं है तो आप जो होममेड इस तरह के बड़े ग्रो बैग होते हैं उनके अंदर आप लगाते हैं, तो पौधा बहुत ही अच्छे रूप से अपने बढ़वार दिखाता है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देने की क्षमता भी दिखाता है। इसी के साथ आपको बेल वर्गीय सब्जियां जो होती है उनको हमेशा ही मचान के ऊपर चढ़ाना चाहिए होता है। मचान पर चढ़ाने से बेस्ट बेनिफिट क्या मिलता है कि जो सब्जी का साइज होता है वो काफ़ी इंक्रीज आपको दिखाई देने लगता है, काफ़ी अच्छा साइज हमें मिलता है इसमें। अगली जानकारी ये है दोस्तों, जब भी हम एक फसल ले चुके होते हैं और जो अगले मौसम चेंज होता है, जब हम नेक्स्ट फसल लगाते हैं, तो उसके लिए हमें करना क्या चाहिए होता है, एक बेस्ट सॉइल मिक्सचर रेसिपी को अख्तियार करना चाहिए होता है। उससे क्या फायदा मिलता है कि पौधा तेजी से अपनी ग्रोथ करता है, तेजी से ग्रोथ करने के साथ साथ समय पर हमें बेस्ट प्रोडक्शन देने की क्षमता भी दिखाता है।
तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो गार्डन की पुरानी सोइल होती है उसको मैं निकालता हूँ, धूप में सुखाता हूँ। जब पूर्ण रूप से वो सूख जाती है, 2 से 3 दिन हो जाते हैं, 4-5 दिन में जैसी सूखती है, सूखने के बाद इसके अंदर 30% फुली डिकम्पोज़ काव डंग का मिश्रण मिलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में फास्फोरस है, पोटेशियम है, जो नाइट्रोजन है वह होता है, मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा, आयरन, काफ़ी तरह के जो सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे प्लांट को चाहिए होते हैं, वो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। इसी के अलावा 10% के रेशो के अंदर मैं वर्मी कंपोस्ट है, भुजा हुआ चूना है, लीफ कंपोस्ट है, जिप्सम है, इस तरह की चीज़ें मिलाता हूँ ताकि मिट्टी मेरी मजबूत और अच्छी उपजाऊ बन सके। साथ में 10% के रेशो के अंदर मैं इसमें मिलाता हूँ स्टोन डस्ट या रिवर सैंड। वह हम इसलिए मिलाते हैं कि जब हम लगातार गमले के अंदर या ग्रो बैग में जब गार्डनिंग करते हैं तो क्या पानी उसमें लगातार डलता रहता है, हर 3 से 4 दिन में एक बार पानी डलता है, तो उससे क्या होता है, मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठकर टाइट होना शुरू हो जाती है। जब मिट्टी टाइट होगी तो उससे क्या होगा कि जो पौधा है वो अपने रूट्स को ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाएगा, बहुत धीरे धीरे करेगा। जब नीचे रूट्स धीरे डेवलप होगी तो क्या होगा, पौधा अपना पूर्ण रूप से आकार नहीं ले पाएगा। जब पौधा पूर्ण रूप से आकार नहीं ले पाता तो क्या समय पे हमें एक बेस्ट फ्रूटिंग नहीं दे पाता है। तो इसलिए हमें स्टोन डस्ट या रिवर सैंड मिलाने की रिक्वायरमेंट रहती है। इसको मिलाने से क्या होता है कि जो रूट्स होती है नीचे तेजी से फैलना शुरू होती है, क्योंकि जो मिट्टी के कारण है वो आपस में जुड़ नहीं पाते, टाइट हो नहीं पाएंगे, टाइट नहीं हो पाएंगे तो क्या मिट्टी हमारी भुरभुरी बनी रहती है और पौधा पूरी ग्रीनरी के साथ पूरा पूर्ण रूप से हेल्थ रूप के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे गार्डन। अगली जानकारी दोस्तों, जो बेलवर की जितनी भी सब्जी होती है उनसे हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए करना क्या चाहिए होता है, 1G 2G जो 3G कटिंग होती है उसको अख्तियार करना चाहिए होता है। उससे बेस्ट बेनिफिट क्या मिलता है कि जैसे देखिए आप, ये बेल जो जा रही है ये कद्दू की बेल है, ये यहाँ तक आई, करीब करीब 10-12 जो पत्ते हो गए थे इसके अंदर, तो मैंने यहाँ से इसको ट्रिप कर दिया था, हटा दिया था, जो इसकी मेन आगे जो हेड चल रही थी उसको हटा दिया था। उसको हटाने से क्या बेस्ट बेनिफिट मिला, एक ये ब्रांच निकली, एक ये साइड में ये ब्रांच निकली, साइड में नीचे से एक ब्रांच निकली हुई, एक ब्रांच यहाँ इसकी जो रूट्स के पास है यहाँ से निकलना शुरू होगी। अब इससे क्या होगा कि इसके अंदर ज्यादा फूल आएंगे। देखिए हर ब्रांच के अंदर अब फूल आना शुरू हो चुके हैं, ये देखिए हर ब्रांच के अंदर अब खूब अच्छी तरह से फूल आना शुरू हो चुके हैं। तो जितनी भी ज़्यादा ब्रांचें निकलेंगी तो प्रोडक्शन हमें उतना ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों हमें करना क्या चाहिए होता है कि हर 10 से 15 दिन में एक बार हमें नीम ऑयल या जो लौंग ऑयल होता है या हल्दी जो हमारे घर में अवेलेबल होती है उसका हमारे प्लांट पे स्प्रे करना चाहिए होता है। इससे क्या होता है कि जो काफ़ी तरह के जो वायरस होते हैं, उन वायरसों से हमारा प्लांट सुरक्षित रहता है। जैसे थ्रिप्स एंड माइट हो गया, मोजक वायरस हो गया, झुलसा रोग हो गया। इस तरह के जो काफ़ी वायरस और डिजीज़ होती है, इनसे हमारा प्लांट सुरक्षित रहता है। हर 10 से 15 दिन में करने से आप देख सकते हैं पत्तों के अंदर कितनी रौनक है, कितनी चमक है, पूरी ग्रीनरी के साथ है, पत्तों में कितनी ज़्यादा शाइनिंग है। आपको कहीं भी कोई भी पत्तों में कोई भी इंसेक्ट का अटैक बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब हमें करना कैसे चाहिए होता है इसको, जो नीम ऑयल होता है या लौंग तेल होता है, उसको हमें करीब-करीब 2 से 3 एमएल प्रति लीटर पानी में लेना है और शाम के वक़्त हमें पौध प्लांट पर अप्लाई करना चाहिए होता है। दिन में या दोपहर में गलती से ना करें। शाम के वक़्त जब हम प्लांट में अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, पत्ते उसको अवशोषित कर लेते हैं। इसी के साथ एक बात का ध्यान रखें कि नीचे मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे, ना कि मिट्टी पूर्ण रूप से गीली हो। अगर आपकी मिट्टी गीली होगी, आपने पानी दे के रखा होगा, उसके बाद आप स्प्रे करते हैं तो क्या है कि पौधा उसको अवशोषित नहीं कर पाएगा, क्योंकि पानी की जो कमी पौधे को महसूस हो रही थी, हो रही है, वो यहाँ से कंप्लीट हो रही है। तो पत्तों के द्वारा वो उसको अवशोषित नहीं कर पाएगा और वो उसको वहीं की वहीं वो रहेगी, सूख के नीचे गिर जाएगी। तो जब तक मिट्टी ऊपर की हल्की-हल्की भुरभुरी थोड़ी-सी सूखी हो, नॉर्मल सी या थोड़ी नमी बनी हो, उस वक़्त आप शाम के टाइम प्लांट पे स्प्रे करें। इससे क्या होता है कि पत्ते उसको पूर्ण रूप से अवशोषित करते हैं और जो इस तरह के वायरस होते हैं हमारे प्लांट से पूर्ण रूप से दोस्तों दूर रहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, बेलवर की जितनी भी सब्जी होती है, जब उसमें फूल आना शुरू होते हैं तो क्या होता है कि नेचुरल पॉलिनेटर आना चाहिए होता है। जैसे तितली है, भँवरे, मधुमक्खी, उनका आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो जब हमारे प्लांट में आते हैं तो कुछ इस तरह आपको जो फीमेल फूल है वो मेल फूल से जो परागण की प्रक्रिया होती है कंप्लीट करने के बाद बनना शुरू हो जाते हैं और अपना आकार लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी-कभी देखा होगा जब नहीं आते तो हमें करना क्या चाहिए होता है, जो प्लांट पे मेल फूल लगा होता है उस मेल फूल के स्टिग्मा पर एक पाउडरनुमा या चिपचिपा सा पदार्थ लगा रहता है। उस पदार्थ को हमें वहाँ से निकालना चाहिए होता है। तो किसी भी जो कॉटन स्क्वैब होती है उसकी मदद हमने लेनी है। उस पे जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको हमें वहाँ से रिमूव करना है, हटाना है, वहाँ से थोड़ा सा निकालना है। ऐसे देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है पीला-पीला, ये मेल फूल के ऊपर लगा चिपचिपा पाउडर था। इसको हमें करना क्या चाहिए होता है, ये जो फीमेल फूल है, इसके जो स्टिग्मा है, इस पे हमें लगा देना चाहिए होता है। इससे बेस्ट बेनिफिट क्या होता है कि जो ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और जितने भी हमारे फीमेल फूल होते हैं, ये सब अपना बिग आकार लेना धीरे-धीरे शुरू कर देते हैं। साथ में नीम ऑयल का स्प्रे इस वक़्त ज़रूर करें, क्योंकि जो एक व्हाइट फ्लाई होती है, उसका अटैक होना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है कि फल हमारा सड़ना शुरू हो जाता है। तो इनसे बचने के लिए जब आप
आर्टिफिशियल पोलिनेशन करा देते हैं, तो नीम ऑयल का स्प्रे साथ में करना बिल्कुल ना भूलें। अंत में दोस्तों, समय समय पर सब्जियों की हार्वेस्टिंग करते रहें। हार्वेस्टिंग करने से क्या होता है कि नए फूल ज़्यादा मात्रा में आते हैं। जब फूल ज़्यादा मात्रा में आएंगे तो हमें लगातार एक अच्छे रूप में सब्जियों का उत्पादन कंटिन्यू रूप से, सुचारू रूप से मिलता रहता है। जानकारी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो, तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत दोस्तों।